नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। थीमेटिक फंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कोई काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता है। हर कोई जानना चाहता है, निवेशक जानना चाहता है कि कौन से बाजार में या कौन से टाइम पर, कौन से साइकिल में कौन सी थीम चल रही है। आज हम अलग अलग थीम्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगे आने वाले टाइम में कौन सी थीम है जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, कैसे एक थीम का चुनाव करना चाहिए, थीम में एंट्री और एग्जिट की जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको कैसे तय किया जाए, इस पर रहने वाली है खास चर्चा। और इसी चर्चा में शामिल है हमारे साथ आज दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स। परिचय करा देते हैं हमारे पहले खास मेहमान का। टाटा म्यूचुअल फंड में इक्विटीज़ के CIO राहुल सिंह हमारे साथ है। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। और ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मटवाल हमारे साथ हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम पर राहुल सर हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। थीम्स पर तो डेफिनेटली हम आएंगे ही, उस पर चर्चा करेंगे ही, पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है अभी जिस बाजार के दौर से हम गुजर रहे हैं, अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, काफ़ी सारे निवेशक हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और शायद आप इसका बहुत ही अच्छे ढंग से, तर्क संगत ढंग से इसका जवाब दे सकते हैं। सर, अभी मार्केट को कैसे समझें, अभी बाजार का जो अप्रोच रहना चाहिए टुवर्ड्स बाजार एक निवेशक के लिए कैसे रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या रहे? धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए और इस प्रोग्राम के लिए। देखिए, मार्केट जो है पिछले 12 से 24 महीने में अगर आप देखें तो मार्केट एक सेक्टोरल या थीमेटिक तरीके से काफ़ी एक तरफा चली है और उस पीरियड के बाद नॉर्मली हमें कंसोलिडेशन पीरियड देखने को मिलता है और ये कोई नई बात नहीं है, जिसमें हमें ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि नवंबर 2021 से मार्च 2023 तक भी ये ऐसा ही फेज चला था और मुझे लगता है कि अगले 6 से 18 महीने शायद इसी टाइप की फेज चल सकती है। और ये दिस इज नॉट बैड न्यूज़, मतलब इसमें हमें इस टाइप के मार्केट का हमें फायदा उठाना है, न कि हमें इक्विटी से भागना है या कुछ पैनिक में हमें ऐसा कुछ गलत कर जाना है। तो मेरे ख्याल से आज का जो सिनेरियो है, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी हैं, इंडिया में भी कुछ अर्निंग्स की स्लो डाउन सी है, कुछ US में जो एक्शंस होंगे उसका भी हमें देखना है क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर मैं मिला के देखूं तो मुझे लगता है कि और जहां हमारी वैल्यूएशन है, मुझे लगता है कि हमारी वैल्यूएशन अब एक तरीके से प्राइस करेक्शन हो चुकी है। अब हमें थोड़े टाइम करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, बट टाइम करेक्शन का ये मतलब नहीं है कि हम रिटर्न नहीं जनरेट कर सकते हैं। हमारे कुछ सेक्टर्स या कुछ थीम्स ऐसी हैं जिसमें हम अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि हमें मार्केट से काफी ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। सर, साथ ही राहुल सर, अभी एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? हमने इस अनिश्चित बाजार में भी म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा बरकरार रहते हुए देखा। SIPs एट ऑल टाइम हाई। अभी जो एक नया निवेशक है जिसके मन में सवाल है कि बाजार में एंट्री करें या ना करें, कैसे करें, तो निवेशकों के लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? देखिए, निवेशकों के लिए ये बहुत अच्छा समय है कि अपने जो पोर्टफोलियो को एक थोड़ा सा ये टाइम मिलता है कि एक अपने आप को अपना संयम रखें और देखें कि आपकी पोर्टफोलियो कैसी लग रही है। क्या आपकी पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज्यादा हो गया है? क्या आपकी पोर्टफोलियो में कुछ सेक्टर के फंड्स ज्यादा हो गए हैं, जैसे कि रिसोर्सेज हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गई? क्या हमें उसमें थोड़ा रिस्क मैनेज करने की जरूरत है? आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये सब थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आज के दिन में इन्वेस्टर को थोड़ा सा अपनी जो एसेट एलोकेशन है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, बिटवीन इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड्स और डेट फंड्स, एंड ऑल्सो बाकी जो उसके जो इक्विटी के अंदर जो फंड्स हैं उसमें किस तरीके के फंड्स हैं। क्या आपके स्मॉल कैप ज्यादा है, मिड कैप ज्यादा है, सेक्टर फंड ज्यादा है? वहां से हमें थोड़ा सा रीअलाइन करके हमें एक कोर कैटेगरीज की तरफ आना पड़ेगा। लार्ज कैप जो कि अभी ज्यादा सस्ते लग रहे हैं, आई थिंक लार्ज कैप कैटेगरी शायद ज्यादा सेंस बने रिस्क रिवॉर्ड एडजस्टेड बेसिस पे। दूसरी कुछ हम आगे आके बात करेंगे अपने फंड के बारे में भी, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि इस टाइप के मार्केट में अच्छा कर सके।
जो कि बॉटम अप मार्केट, जो कि एक थीम, जो कि एक सेक्टर मूव मार्केट से बॉटम अप मार्केट की तरफ जा रहे हैं, उस मार्केट के लिए कौन सी ऐसी स्कीम्स अच्छा कर सके, उसमें आई थिंक इन्वेस्टर को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बाजार पर स्ट्रैटेजी और निवेशक क्या करे ये हमने राहुल जी से समझा। अब क्योंकि हम थीम्स की बात कर रहे थे, बाजार में एंट्री करने के लिए एक थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक थीम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए आने वाला बाजार का जो टाइम है, साइकिल है, वो काफ़ी निवेश के लिहाज से आसान हो जाता है। पंकज जी, ज़रा थीम्स के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। जब हम एक थीमेटिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, थीम की बात करते हैं, तो क्या रहता है एक थीम को पहचानना या थीम को आइडेंटिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट है अभी इस मार्केट में? देखिए स्वाति जी, पहली बात तो थीम समझना इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि आप अक्रॉस द मार्केट सेक्टर्स, अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन जो फंड किस तरह का है, ऑब्जेक्टिव क्या है। लार्ज कैप है तो ऑब्वियसली आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, मिड कैप है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका मिड कैप में हो रहा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफाइड फंड्स की, इसका मतलब सभी सेक्टर्स में आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है। जब बात होती है थीमेटिक फंड्स की, तो यहाँ पर एक फोकस्ड अप्रोच रहती है, यानी कि वो थीम किस तरह की है। यदि हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहां पर आप देखेंगे जो स्टॉक्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यानी कि सर्विस इंडस्ट्री के स्टॉक्स आपको वहां पर कम मिलेंगे। इसी तरह से यदि बात की जाए इनोवेशन फंड की, तो यहाँ पर कंपनीज वो होंगी जिनका इनोवेशन से संबंध है। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि जिस थीम में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस थीम में क्या पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। और कुछ थीम्स ऐसी हो सकती हैं जहां पर आप लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं, यानी कि जैसे बिजनेस साइकिल हो गया, इनोवेशन थीम हो गई। ये थीम लॉन्ग टर्म की थीम है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर समय के अनुसार बदलाव करते रहेंगे, इन्वेस्टर्स को ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन कुछ थीम्स ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि यदि हम बात करें एनर्जी अपॉर्चुनिटी की फॉर एग्जांपल, या फिर डिजिटल इंडिया थीम, तो ऐसी थीम है जहां पर और भी ज्यादा अप्रोच फोकस हो जाती है। और ऐसे में शायद समय समय पर आपको बदलाव करना पड़े अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है पोर्टफोलियो में बदलाव करने का। तो इन्वेस्टर को जब जो थीम प्ले आउट हो जाए तब दूसरी थीम में स्विच करना होगा। तो पहली बात तो यह है कि इन्वेस्टर को शुरुआत करनी चाहिए डाइवर्सिफाइड फंड्स, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप जैसे फंड्स हो, या फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड्स हो। और उसके बाद थोड़ा एलोकेशन इस उम्मीद के साथ कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले में आप बेहतर रिटर्न्स पा सकेंगे, आपको थोड़ा एलोकेशन थीमेटिक फंड में करना चाहिए, लेकिन इस समझ के साथ कि कौन से थीम्स किस समय पर आपके सुटेबल रहेंगे। और मैं इसी पर राहुल सर आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सी थीम आपको अट्रैक्ट करती है। अगर एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, कहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आपको आने वाले टाइम में, किस थीम में? देखिए, कुछ तो ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी ठीक लग रहे हैं, जैसे कि फार्मा फंड या बैंकिंग फंड या लार्ज कैप फंड, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। लेकिन उसके अलावा जैसे हमारा एक एनएफओ आ रहा है, इनोवेशन अभी चल रहा है, इनोवेशन फंड एनएफओ। इसमें हम अच्छी कंपनीज पे फोकस करेंगे और सेक्टर्स पे फोकस नहीं करेंगे, और ये डाइवर्सिफाइड फंड होगा। और इसमें आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप कोई एक सेक्टर में, जैसे अभी पंकज जी बोल रहे थे कि जो नैरो सेक्टर फंड होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको सही टाइम पे एंट्री एग्जिट करना बहुत जरूरी हो जाता है। जबकि जब डाइवर्सिफाइड थीमेटिक हम देख रहे हैं, जैसे कि इनोवेशन फंड है, उसमें हम ऐसी कंपनीज को ढूंढ रहे हैं जो कि बाकी अपनी कंपटीशन से 2 कदम आगे है हमेशा, बिकॉज उनकी जो मैनेजमेंट है या जो उनका जो डीएनए है वो इनोवेशन का है, तो अपनी प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस मॉडल को चेंज करनी। तो ये भी एक ऐसी कैटेगरी है जो मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप का ऑल्टरनेटिव बन सकती है या फोकस फंड का ऑल्टरनेटिव बन सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे फंड्स में रहना पड़ेगा जहां अगर मार्केट 18 महीने या 12 महीने रेंज बाउंड रहे, तो भी हम ऐसे मार्केट में कैसे इन्वेस्टर के लिए रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला, जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड का। फिर सेक्टर फंड्स में अगर मैं देखूं तो बैंकिंग और फार्मा, ये 2 सेक्टर जो है अभी अच्छे लग रहे हैं।
फिर कैटेगरी वाइज देखूं, अगर डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में देखूं तो लार्ज कैप एज अ सेक्टर, और उससे अगर हम थोड़ा हटके देखें तो ऐसी कैटेगरी जो कि बॉटम अप तरीके से मैनेज हो रही हो, जैसे कि इनोवेशन फंड का जैसे मैंने जिक्र किया। ओके, तो इनोवेशन की आपने बात की यहाँ पर। मैं पंकज जी आपको यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी इस डिस्कशन में कि जैसे इनोवेशन फंड की यहाँ पर राहुल सर ने चर्चा की, जिसका एक फंड भी इनका आ रहा है। यूँ तो इनोवेशन पर बहुत सारे अभी और भी थीम्स हैं या जो पेशकश हैं अलग अलग एएमसीज की तरफ से फिलहाल है एट द मोमेंट। इनोवेशन को अगर अभी आइडेंटिफाई करें, समझें, तो एक निवेशक को क्या देखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अभी राहुल जी ने कहा कि ये एक इनोवेशन जो थीम है, ये फ्लेक्सी कैप का एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। बट लेकिन इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि जब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप की, तो वहां पर आप इसेंशियली मतलब सभी सेक्टर्स में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के सेगमेंट्स में और सभी सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इनोवेशन फंड की, तो यहाँ पर क्योंकि इनोवेटिव कंपनीज होंगी, यानी कि ऐसी कंपनी जहां पर इनोवेशन देखा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा और भी जो अप्रोच है फोकस हो जाती है। और यहाँ पर कोशिश फंड मैनेजर की यही रहेगी कि फ्लेक्सी कैप के मुकाबले, क्योंकि अप्रोच फोकस्ड है, तो रिटर्न्स भी यहाँ पर बेहतर जनरेट किए जा सके। उदाहरण के तौर पर बात करें डिजिटल इंडिया, हालांकि डिजिटल इंडिया अपने आप में भी थीम है, लेकिन अगर हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर डिजिटाइजेशन के ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है, हम देख रहे हैं कि न्यू एज बिजनेसेस जो भी हैं उनमें ज्यादा स्कोप है ग्रोथ का। आज आप देखिए, चाहे हम फूड डिलीवरी ऐप की बात करें, हम यानी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की बात करें, या फिर रोबोटिक हेल्थ केयर की बात करें, बहुत सारी सर्विसेज तरह की हो सकती हैं जहां पर इनोवेशन की गुंजाइश है और जिसकी वजह से ज्यादा ग्रोथ कंपनीज में या सेक्टर में देखी जा सकती है। तो इसके लिए इनोवेशन फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम टाटा की बात करें तो ये 7वां फंड है इस कैटेगरी का। तो आपको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फंड का पोर्टफोलियो है एग्जैक्टली फ्लेक्सी कैप जैसा ही है। अगर आप इस उम्मीद के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको फ्लेक्सी कैप के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स मिले, तो सच में देखिए कि जो कंपनीज हैं वो इनोवेटिव कंपनीज हैं या नहीं है, या सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसा ही कोई दूसरा फंड चल रहा है। तो जो आपने सवाल पूछा कि क्या देखना चाहिए, तो पहली बात तो यही है कि किस तरह का वहां पर एलोकेशन है और कंपनीज जो है वहां पर सच में वो इनोवेटिव कंपनीज हैं या नहीं है। तब आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए कि इस कैटेगरी में कौन सा फंड आपके लिए सुटेबल रहे। बिल्कुल। और राहुल सर, इसी से जुड़ी हुई बात ये कि एट दिस मोमेंट वाई इनोवेशन, ये समझना ज़रूरी है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर थीम में जो कि एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए? एक क्या वैल्यू ऐड एक इन्वेस्टर कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में थ्रू दिस? नहीं, पंकज जी ने बहुत ही एक करेक्ट इश्यू को रेज किया है कि हमें ये देखना है कि हम फ्लेक्सी कैप से क्या डिफरेंट कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये फ्लेक्सी कैप से काफी डिफरेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हम कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं, ना कि सेक्टर्स पे। और इसमें जैसा कि मैंने बोला, कंपनीज उन कंपनीज से जो कि अपनी प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस मॉडल को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं मार्केट के डिमांड के हिसाब से, या कंपटीशन से 2 कदम आगे रहने के लिए। और इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से, जैसे अगर आप किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करेंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर्स की वेटेजेस काफी ज्यादा रहेंगी, जैसे आईटी, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर की वेटेजेस कम रहेंगी, जो कि आपको फ्लेक्सी कैप में नहीं दिखेगा। दूसरी बात, इसमें कुछ सेक्टर जिसमें इनोवेशन पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, बेसिक कमोडिटीज या मेटल्स, इन सेक्टर्स में जहां पे इनोवेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये सेक्टर्स भी नहीं रहेंगे। हालांकि ये गिने चुने सेक्टर्स हैं, काफी कुछ सेक्टर्स रहेंगे और ये डाइवर्सिफाइड फंड रहेगा, लेकिन ये मैं तो आपको थोड़ी डिफरेंसेस बता रहा हूँ। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हम अच्छी कंपनी की तलाश कर रहे हैं, और ऐसी कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो कि ऐसा काम कर रही है अपने प्रोडक्ट, सर्विस, बिजनेस मॉडल में, जो कि उसको अगले 3 से 5 साल तक उसको कंपटीशन से 2 कदम आगे रखे। उससे 2 फायदे होते हैं इक्विटी रिटर्न्स में। एक तो जब वो कंपनी अपनी
कंपटीशन से ज्यादा ग्रो करती है, ज्यादा फास्ट ग्रो करती है, तो उसको वैल्यूएशन भी ज्यादा मिलती है। तो हमें दो चीजों की बेनिफिट मिलती है ऐसी कंपनीज में, हायर ग्रोथ और हायर वैल्यूएशन। और इसी वजह से हमें इसमें एक्सेस रिटर्न्स बनाने की जो पोटेंशियल है वो काफी हाई रहती है। जबकि फ्लेक्सी कैप में अगर कैटेगरी देखूं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें बेंचमार्क से थोड़ा इन्फ्लुएंस रहना पड़ता है। जबकि यहाँ पे मैं बेंचमार्क, हालांकि बेंचमार्क मेरा भी निफ्टी 500 ही रहेगा इन इनोवेशन फंड, बट चूंकि मेरी फिलॉसफी है टू फोकस ऑन गुड कंपनीज, हमारा जो पोर्टफोलियो है वो काफी अलग दिखेगा। और इस समय आपका एक सवाल था कि इस समय क्यों इनोवेशन फंड, वो इसलिए क्योंकि इंडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा है। देखिए चाइना से एक तो दुनिया में 4-5 बिग बिग थीम्स हैं, बड़ी थीम्स जो चल रही हैं। एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, दूसरा ग्रीन एनर्जी की, तीसरा जो चाइना से हटके जो मैन्युफैक्चरिंग या जो आउटसोर्सिंग का जो वेव है वो चाइना से हटके बाकी कंट्रीज को जा रहा है, जिसमें इंडिया को काफी फायदा मिल रहा है। फिर इंडिया स्पेसिफिक काफी थीम्स है, जैसे कि क्विक कॉमर्स हो गया, या फिर फार्मा में जो आउटसोर्सिंग की जो बात चल रही है। तो ये जो कंपनीज, जो इंडिया में जो कंपनीज हैं जो कि इन 4-5 थीम्स का पूरा जो है फायदा उठा सकें, ऐसा क्या कर रहे हैं अपने अपनी डीएनए में या अपने बिजनेस प्लान में, उन कंपनीज पे फोकस रहेगा। और इसीलिए इस समय ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि पूरी जो कंट्री के लिए जो टेलविंड्स हैं आज, या जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसा पंकज जी ने डिजिटल के बारे में भी बोला या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोला, हमारी कंपनीज काफी अच्छे तरीके से पोजीशन है इसका एडवांटेज लेने के लिए। हमें ढूंढना है उन कंपनीज को जो कि सबसे अच्छे पोजीशन है ये 4-5-6 टीम्स का फायदा उठाने के लिए। और यहीं पे जो है ये फंड काफी एक्साइटिंग हो जाता है इस टाइम पे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। और ये समझना ज़रूरी था कि अभी इनोवेशन के क्या मायने हैं किसी के पोर्टफोलियो में। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किसी थीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ जोखिम भी है जिसको ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करें। दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मुनाफे की स्कीम कौन सी थीम, हम कर रहे हैं अलग अलग थीम्स पर चर्चा और कैसे करें उसमें निवेश। हमारे साथ टाटा म्यूचुअल फंड में इक्विटी सीईओ राहुल सिंह हैं, साथ ही ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल है। पंकज जी, एक जो बात सामने निकल कर है इस डिस्कशन से कि थीम्स, बहुत सारी थीम्स हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ है अभी इन्वेस्टर्स के लिए एट दिस मोमेंट, पर कई बार जो निवेशक है वो चूक जाते हैं। एंट्री सही टाइम पे कर लेते हैं लेकिन एग्जिट करने में चूक जाते हैं, या जो एंट्री करने का टाइम है एक सही समय है उसको चूक जाते हैं। तो एक थीम में एंट्री और एग्जिट कैसे डिटरमिन करें? जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझना जरूरी है कि कौन सी थीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ समय में डिफेंस थीम या पैसिव थीम में इन्वेस्ट किया। हमने देखा कि शुरुआत में इन्होंने निवेश किया, उन्हें बहुत फायदा हुआ, लेकिन जिन्होंने देर में एंट्री की और उन्हें नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन यदि हम बात करें कुछ ऐसी थीम्स की, यानी कि यदि आप डिफेंस थीम या फिर हेल्थ केयर की, ऐसे की थीम की बात करें, हो सकता है कि यहाँ पर, या पीएसयू थीम जैसा मैंने उदाहरण दिया, यहाँ पर हो सकता है कि आपका एग्जिट पॉइंट का ख्याल बहुत ज्यादा रखना होगा। लेकिन ऐसे ही यदि हम कुछ थीम्स, उदाहरण के तौर पर हम जो बात कर रहे हैं इनोवेशन की, या फिर बिजनेस साइकिल की, या फिर स्पेशल सिचुएशन, ये कुछ ऐसी थीम है जो कि लॉन्ग टर्म थीम है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कब आपको एंट्री करनी है और कब आपको एग्जिट करना है। आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए और इस तरह की थीम को आप अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल कर सकते हैं। तो अगेन इन्वेस्टर्स को पहले देखना है कि उनका रिस्क एपेटाइट कैसा है। यदि वो इस तरह के नैरो मैंडेट वाली थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पैसिव थीम या डिफेंस का मैंने एग्जांपल दिया, तब आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए मार्केट के बारे में, और किसी एक्सपर्ट के सलाह के साथ ही आप इन्वेस्ट करें, जो कि आपको बता सके कि कब एग्जिट करना है और अब सही समय है कि नहीं है एंट्री करने के लिए, तभी आप करें। लेकिन जो थीम्स मैंने बाकी बताई, चाहे बिजनेस साइकिल हो, इनोवेशन हो, यहाँ पर क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास स्कोप रहता है कि वो चेंजेस कर सकते हैं,
और स्पेशली यदि हम बात करूं इनोवेशन की, तो जैसा अभी राहुल जी भी कह रहे थे कि इंडिया जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे में इनोवेशन की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारे बिजनेसेस में, चाहे क्विक कॉमर्स की बात करें या हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की बात करें, बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली इस तरह की थीम को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं, बिना इस चिंता के कि कब आपको यहाँ से एग्जिट करना होगा। लेकिन मार्केट किस माहौल में है, उतार चढ़ाव की संभावना है, तो फिर इस थीम की बात करें या फिर आप डाइवर्सिफाइड फंड्स की बात करें, यदि इस वक्त निवेश कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बिल्कुल। और राहुल सर, ये इसी बात से मैं आगे बढ़ाते हुए किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकती है एक थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट, अगर एक प्योर एक थीमेटिक फंड को एक निवेशक लेना चाहे, क्योंकि कई नए इन्वेस्टर्स बाजार में आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थीम्स उनको भी आकर्षित करती है। एक ऐसा इन्वेस्टर है जो काफ़ी टाइम से बाजार में है, उसको थीम की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई है। एक थीमेटिक फंड में एक तो इन्वेस्टमेंट करना कितना चाहिए, और साथ ही कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए आप एट द मोमेंट कहेंगे कि हाँ थीमेटिक फंड सही है? देखिए, थीमेटिक फंड्स में मेरे हिसाब से किसी का भी एसेट एलोकेशन में 20 से 25% के आसपास थीमेटिक फंड्स में रख सकते हैं। और जैसा कि पंकज जी ने बोला, कुछ ऐसे थीमेटिक फंड्स हैं जैसे कि इनोवेशन फंड या बिजनेस साइकिल फंड, जिसमें कि हमें टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। वो फंड मैनेजर वो आपके लिए कर रहा है, और वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड चला रहे हैं, और वो खुद ही सेक्टर और कंपनीज में को चेंजेस करके पोर्टफोलियो में आपको वो स्टेबिलिटी दे सकता है। तो इस टाइप के थीमेटिक फंड्स ज़्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू जो सेक्टर के थीमेटिक फंड्स हो गए, जो कि एकदम एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। और किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें मैं ये बोलूँगा कि ऐसे इन्वेस्टर जो कि थोड़े से मैच्योर हों, और उनकी रिस्क एपेटाइट भी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है और इसमें रिस्क जो है, मैं मानता हूँ कि सेक्टर थीमेटिक से कम है। तो मैं बोलूँगा कि थोड़ी-सी अगर मैच्योरिटी हो, मतलब अगर कोई इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है 3, 4, 5 साल से, और उसके पास ऑलरेडी लार्ज कैप फंड है या बैलेंस एडवांटेज फंड है या लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो वो ये कैटेगरी नेक्स्ट की तरफ जा सकता है। और फिर उसके बाद जो कैटेगरी होती है वो ज़्यादा हाई रिस्क हो जाती है, जैसे कि सेक्टर थीमेटिक की जैसे बात कर रहे थे। एब्सोल्युटली। तो ये हमने समझा आज थीम्स के बारे में, थीमेटिक फंड किन के लिए, इनोवेशन के क्या मायने हैं अभी किसी के पोर्टफोलियो में, इस पर बहुत डिटेल में चर्चा करने के लिए, बारीकियां बताने के लिए राहुल सर आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और पंकज जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही मनी गुरु में भी बस आज के लिए इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।